हेलो स्टूडेंट। आज मैं कक्षा 8 के हिंदी तृतीय भाषा के छात्रों के लिए पपीता कांड में इस पाठ को लेकर आई हूँ। पपीता कांड इस पाठ के शीर्षक से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस पाठ में पपीता फल से संबंधित या पपीता के पेड़ से संबंधित कोई ना कोई परिस्थिति है और कोई ना कोई घटना है। इस पाठ में वीरेंद्र जैन जो कि इस पाठ के लेखक हैं उन्हें हम देखते हैं और इस पाठ में उनके मकान मालिक को हम देखते हैं। मकान मालिक और लेखक दोनों अलग अलग चरित्र वाले व्यक्ति हैं। मकान मालिक जो है वो महाकंजूस है और वो हर पल कैसे पैसा बचाया जा सके इस बात को सोचता रहता है। पैसे बचाने के चक्कर में वो दूध में बहुत पानी मिलाता है। उसके बाद वो पैसे बचाने के चक्कर में महीने में एक ही बार अधिक मात्रा में सब्जी खरीदता है, आलू खरीदता है, लेकिन बाद में उसकी आलू सड़ भी जाती है, फेंकना भी पड़ता है। दूध में पानी मिलाने से उसे दूध का जो मतलब दूध में पानी मिला देने से उसे पूरे जो पौष्टिकता है उससे वो वंचित रह जाता है, लेकिन फिर भी वो पैसे को बचाता है। इस तरह हम देखते हैं मकान मालिक को। और लेखक जो है लेखक मकान मालिक के कंजूस होने का फ़ायदा उठाता है। लेखक मकान मालिक के साथ रहता है और मकान मालिक के बातों को मानता भी है, सुनता भी है। लेकिन जीवन में कभी-कभी हमारी छोटी-छोटी गलतियाँ, जिन गलतियों से हमें अगर कोई बुरा परिणाम अगर नहीं मिलता है तो हम उन गलतियों को बरकरार रखते हैं और हम आगे उन्हें बढ़ाते ले चले जाते हैं और वो गलतियाँ हमारे साथ जारी रहता है। इस पाठ में हम ऐसे ही लेखक की एक छोटी गलती को हम देखेंगे जो बाद में लेखक के लिए बहुत हानिकारक बन जाता है। लेखक के लिए वो गलती ही लेखक का इतना अच्छा मकान छूट जाने का कारण बनता है। हम देखते हैं आगे कहानी में क्या है। चलिए हम पाठ को देखते हैं। पपीता कांड। कोई 5 महीने लगातार खोजबीन के बाद मुझे एक मकान किराए पर मिल ही गया। इस मकान में अकेले मालिक रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो गया था और बाल बच्चे जो थे वे दूसरे शहर में रहते थे। लेखक यहाँ पे क्या कहता है हम देखिए कि लेखक का कहना है कि वो 5 महीने से मकान वो ढूंढ रहा था। अवश्य उन्हें मकान मिला होगा लेकिन उसे पसंद नहीं आ रहा था। अब जो मकान उसे मिला था या मकान उसे काफ़ी पसंद आया था, इस मकान को उसने ले लिया था। इस मकान में मकान मालिक था लेकिन उसकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो गया था, उसकी पत्नी गुजर चुकी थी। मकान मालिक के बच्चे भी थे लेकिन वो बच्चे दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए इस घर में इस मकान में मकान मालिक के अलावा और कोई नहीं होता था। और मकान मालिक के अकेले होने से लेखक इस घर को पसंद करता है क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं था। लेखक है, लेखक को लिखना पड़ता है, तो लेखक को ये मकान पसंद आया। जिस दिन मैंने मकान किराए पर लिया उसी दिन मकान मालिक ने मुझे बताया कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। मैंने भी उन्हें विश्वास दिलाया कि मुझसे उन्हें कभी किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेखक जिस दिन नए मकान में आया तो मकान मालिक ने लेखक को सब कुछ समझा दिया था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, मकान मालिक को क्या पसंद है, मकान मालिक को क्या पसंद नहीं है, इत्यादि उसे समझा दिया गया था। और लेखक ने भी अपने मकान मालिक को पूरा विश्वास दिलाया कि लेखक की ओर से कभी कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे मकान मालिक को कोई शिकायत लेखक के लिए कोई शिकायत हो। मकान मालिक को कोई शिकायत करने का मौका लेखक नहीं देगा, ऐसा आश्वासन लेखक ने मकान मालिक को दिया। पहले दिन तो मुझे वे मकान मालिक अच्छे लगे ही थे। लेखक का कहना है कि शुरू दिन जिस दिन वो मकान में गया उसे वो मकान मालिक अच्छे लगे थे, पर वहाँ रहकर जब धीरे धीरे उनकी और भी खूबियाँ पता लगी तो वे मुझे और भी अच्छे लगने लगे। धीरे धीरे जब लेखक जब वहाँ रहने लगा तो धीरे धीरे लेखक को मकान मालिक के बाकी बात भी पता चलने लगा। शुरू में तो लेखक जब आया था तो लेखक को उसने कुछ नियमों को बताया था, इससे उन्हें लगा कि लेखक को ये लगा कि मकान मालिक जो है नियमावलियों को मानता है, बहुत से नियमों में रहता है। लेखक को अच्छा लगा। बाद में आने के बाद लेखक ने उसकी और भी बातों को देखा, उसकी विशेषताओं को देखा तो वो और अच्छे लगने लगे। मेरे ये मकान मालिक रोज सुबह 250 ग्राम दूध लाते थे। उनका दावा था कि इसी 250 ग्राम दूध से वे सवेरे दूध की चाय पीते हैं।
दोपहर को रोटियां दूध में ही डुबो कर खाते हैं और शाम को केवल दूध ही पीते हैं। लेखक यहाँ पर कहता है कि जो मकान मालिक है वो हर दिन 250 ग्राम दूध लाता है और उस 250 ग्राम दूध में से वो उसका दावा है, मतलब वो चैलेंज के साथ कह सकता है कि वो उसे 3 बार चला सकता है। वो उस दूध से सुबह जो है दूध की चाय पीता है, दोपहर में भी अपनी रोटियों को बनाकर वो दूध में डुबो देता है और रात में तो सिर्फ उसका भोजन, सिर्फ उसका जो रात्रि का जो उसका जो खुराक है वो सिर्फ दूध ही है। तो दूध ही वो सिर्फ पीता है और कुछ खाता ही नहीं है। जब मैंने ये सुना तो मैं पहली बार परेशानी में पड़ गया। जब दावे के साथ मकान मालिक से इस बात को लेखक ने सुना तो लेखक बड़ी परेशानी में आ गया था कि कोई व्यक्ति 250 ग्राम दूध लेकर किस प्रकार से 3 बार इतना काम कर सकता है। वो थोड़ी परेशानी में आ गया था। उसे समझ में आता नहीं था कि वो जो मकान मालिक है उसका दूध 250 ग्राम दूध 3 बार कैसे चलता है। मगर बाद में जब मैंने देखा कि वे उस दूध के बर्तन को कम से कम 1.5 किलो पानी से धोकर उसे भी दूध में उड़ेल डालते हैं, तब समझ में आया कि वे 250 ग्राम दूध से कितने सारे काम कैसे कर लेते हैं, इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं। लेखक को एक दिन देखने का मौका मिला कि मकान मालिक क्या कर रहा है दूध के साथ। वो 250 ग्राम जो दूध लेता था उसे एक दूसरे पतीले में डाल देता था और उस पतीले में जिसमें दूध पहले से रखा हुआ था उसे लेकर दूसरे पतीले में डाल देता था। जिसमें दूध पहले रखा हुआ था उसे वो 1.5 किलो पानी से, अच्छी पानी से, साफ पानी से उस पतीले को धोता था। धोकर उस दूध लगे हुए पानी को भी, दूध और पानी, ठीक है, दूध और पानी में जो थोड़ा बहुत दूध का वहाँ पे चिन्ह है, मानो दूध जो थोड़ा बहुत उसमें था बचा हुआ दूध, उसके धो लेने से वो सारे जो पतीले के दीवारों पर जो दूध लगे होते हैं, सतहों पर जो दूध लगे होते हैं, वो भी पानी में मिश्रित हो जाता है और उस पानी को कम से कम 1.5 किलो पानी, चूंकि मकान मालिक अकेले रहता था, मकान मालिक के पास बहुत सारा सामान था, मकान मालिक अकेले रहने के कारण उसे इतने सारे असबाबों की आवश्यकता नहीं होती थी। तो लेखक जब देखता कि मकान मालिक के पास इतना सारा सामान है, लेखक को सामानों की आवश्यकता थी, तो लेखक उससे मांग लेता था। ठीक है, तो लेखक के मांगने पर मकान मालिक अच्छे मन का था, मकान मालिक कंजूस भले ही था, बट उसने उसे क्या था कि उसे मांगता था तो लेखक वो दे देता था। धीरे धीरे लेखक देखता है कि लेखक के पास अब पलंग आ चुका था, चारपाई आ चुकी थी, अलमारी, पेटी, बाल्टी और जो भी उसे सामानों की आवश्यकता होती थी, लेखक को जो भी सामानों की आवश्यकता पड़ती थी वो मकान मालिक से मांग लेता था। तो लेखक बड़ा खुश था। लेखक अब तय कर चुका था कि अब वो इस मकान को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके दिनचर्या के लिए जिन उनके उसके दैनिक कामों के लिए जिन सामानों की आवश्यकता है, जिन आसबाबों की आवश्यकता है, वो उसे खरीदना भी नहीं पड़ता था, लेकिन मकान मालिक से मिल जाता था। तो वो उस मकान को छोड़ने की बात नहीं सोचता था। कभी कभी लेखक और मकान मालिक का झगड़ा भी हो जाता था। जब झगड़ा होता तो मकान मालिक गुस्से के मारे उसे कह देता था कि तुमने मेरा जो भी सामान लिया है चलो मुझे वापस कर दो। तो लेखक उसमें से कोई एक बड़ा सामान वापस कर देता था, लेकिन फिर वो मकान मालिक की अच्छी मूड को देखकर, फिर वो मकान मालिक के जब दूसरे समय में जब मकान मालिक खुश रहता था, तो जब उसके साथ उस समय वो माफ़ी मांगकर मकान मालिक से उस लौटाई हुई सामान को फिर से ले लेता था। तो इस तरह से लेखक का उस घर में, उस मकान में बड़ा अच्छा चल रहा था। अब लेखक तो ये तय कर चुका था कि इस मकान को वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इस मकान में उसे बड़ी सुविधाएं प्राप्त थी। लेकिन बदकिस्मती है कि उसे ये मकान छोड़ना भी पड़ा। हुआ ये कि मेरे मकान मालिक जब एक बार गांव जाने लगे तो बोले, देखो मेरे मकान का ध्यान रखना, पेड़ से कोई पपीता ना तोड़ ले जाए। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि ऐसा नहीं होगा। जब जाने लगे तो मैंने उन्हें गिनकर बताया कि आपके पपीते के पेड़ पर 4 पपीता लगे हैं। कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि पेड़ पर एक और पपीता आ गया है। मैंने सोचा क्यों ना अब मैं 5 में से ज़्यादा सबसे ज़्यादा पका पपीता तोड़ लूँ। इस तरह मकान मालिक के 4 पपीते भी रह जाएंगे और हमें पपीता खाने को मिल जाएगा। मैंने कहा ना कि कभी-कभी आदमी की छोटी-छोटी गलतियाँ भी उसके लिए बहुत विपत्ति लेकर आ जाती है, बड़ी विपत्ति उसके लिए लेकर आ जाती है। तो चूँकि वो अपने सड़े आलू को वहाँ रखकर वो लेखक के अच्छे आलू को ले लेता था, तो उसमें ये आदत आ गई थी। इस तरह से लेखक को क्या करता था कि वो लेखक के लिए, अगर लेखक अगर आलूओं को गिनकर भी रखता है, तो गिनती में उसे सामान मिलेंगे।
गिनती में उसे कोई गलती नहीं होगी। गिनती में लेखक दिखेगा कि उसके, क्योंकि वो माँ कंजूस है, वो शायद गिन कर भी रखे, तो वो गिनेगा तो उसके आलू की संख्या बराबर आएंगे, लेकिन वो उसी में से अपना काम, मतलब वो वहाँ चालाकी कर लेता था, सड़े और अच्छे आलूओं को अदला बदली कर देता था। बिल्कुल इस बार भी लेखक जब गांव जा रहा था, इस बार भी वैसा ही कुछ घटना घटता है। गांव जाने पर भी लेखक के साथ लेखक लेखक ऐसा कुछ घटना घटाता है। जब मकान मालिक गांव जाता है तो उसने लेखक से कहा कर गया था कि देखना मेरे पपीते के पेड़ से कोई पपीता ना ले जाए। जब वो जाने लगा तो लेखक ने देखा कि पपीते के पेड़ पर 4 पपीते लगे हुए हैं। उसने मकान मालिक से कहा, देखिए आपके आपके इस पपीते के पेड़ पर 4 पपीते लगे हुए हैं। तो कुछ दिनों के बाद, उसके चले जाने के, मकान मालिक के चले जाने के कुछ दिनों के बाद लेखक देखता है कि एक और पपीता उसमें आया है, जिसकी खबर जो मकान मालिक के सामने नहीं था। मकान मालिक जब जा रहा था उस समय वहाँ पे 4 पपीता ही था, 5 पपीता नहीं था। तो थोड़े दिनों में क्या होता है कि वो पपीता बड़ा हो जाता है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है, और उसके पुराने पपीतों में से जो सबसे पुराना पपीता था वो पक भी गया था, पक आया था। तो उसने सोचा कि मैं 4 पपीते में से, ठीक है, 4 पपीते में से सबसे ज़्यादा पका पपीता मैं ले लेता हूँ, और इस तरह से मुझे 4 के 4 वहाँ रह जाएंगे और मुझे भी एक पपीता खाने को मिल जाएगा। ठीक है। कुछ दिनों के बाद जब मकान मालिक आप पहुँचे, मकान की सब चीज़ें सही सलामत देखकर वो बड़ा खुश हुआ। पर शाम को जैसे ही मैं दफ्तर से लौटा, उन्होंने हुक्म दिया, आप चोर हैं, हमारा मकान छोड़िए, आप हमारा पपीता चुराए हैं, आपने हमारा पपीता चुराया है। मैंने पूछा, मैंने कौन सा पपीता चुराया है भला? आपके सामने पेड़ पर 4 पपीते थे और 4 अब भी लगे हुए हैं, फिर भला आप हम पर चोरी का इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? मैंने अपनी समझ से बहुत बढ़िया दलील दे दी थी। लेखक जब दफ्तर से घर आया तो लेखक को मकान मालिक ने कहा कि आप चोर हैं, आपने हमारा पपीता चुराया, आप मेरा मकान अभी अभी का छोड़ दीजिए। लेखक ने कहा कि भाई आप जब गए थे तब 4 पपीता थे, अब भी 4 लगे हुए हैं, तो मैंने कहाँ से आपकी चोरी की? पर वे बोले, आप केवल चोर ही नहीं, झूठे भी हैं। जब मैं गया था तो पेड़ पर 4 पपीते और एक फूल भी था। 15 दिन में उस फूल से पपीता बन गया होगा। सो आपने झट एक पपीता तोड़ लिया। यह रहस्य प्रकट होते ही मैंने उनकी खुशामद की, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी और रात को ही मेरा सामान, जो पहले ही न के बराबर था, उठाकर सड़क पर फेंक दिया। और इस तरह